अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने कभी एक चीज़ नोट की है कि हम तमाम तर लोग अपने साथ एक बैगेज कैरी किए हुए हैं। हमें उसका बोझ जो है वो ज़रूरी नहीं कि आपके कांधों पे या आपकी बैक पे उसका बोझ आप फील करें, लेकिन आप उसका बोझ फील करते हैं दिमागी तौर पे। और कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता कि हम कोई बोझ, कोई बैगेज लिए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पर हाँ, वो बैगेज जो है ना, वो हम अपनी नस्लों में ज़रूर फील कर रहे होते हैं। उसका जो बोझ है ना, वो हमें अपनी नस्लों में दिखाई दे रहा होता है। मैं बात कर रही हूँ जनरेशनल ट्रॉमा की, जो हो सकता है कि मुझे मेरी अम्मी के थ्रू ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उनका ट्रॉमा था और ना चाहते हुए उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि वो तो खुद इससे लाइल थी। और ऐसे कितने ट्रॉमाज जो हमें पता नहीं है। ये तो अब हम इतनी मेंटल हेल्थ के वाले से बात करना शुरू हुए हैं, हम मेंटल पीस के वाले से बात करना शुरू हुए हैं। हमारे पास इतनी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं। पहले तो ये थी नहीं, हमको डिस्कस भी नहीं करते थे, ना हम इस पर बात करना चाहते थे, क्योंकि हमें इसका इदराक ही नहीं था। अब जब इदराक आया और बहुत सारी हम अपनी आदत को देखें, बहुत सारी सिचुएशंस में अपने रिएक्शंस को देखें, तो वहाँ हमें पता चलता है कि ओहो, ये हम क्या कर रहे हैं। ये तो हम एक सेट पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। तो वहाँ हमें पता चलता है ओहो। अक्सर जगहों पे ऐसा होता है कि आप कहते हैं ये तो मैं वही कर रही हूँ, मुझे तो ये चीज़ नहीं करनी थी जो कि मेरे बड़े बुजुर्ग ने किया था, मैं ये क्यों कर रही हूँ। अरे तो बड़े बुजुर्ग भी जानबूझ के थोड़ी कर रहे थे। जो माइग्रेशन का टाइम था ना 1947 में, उसमें जो माएँ आई थी पाकिस्तान, ट्रेनों में कट पिट के, गोदों में मुर्दा बच्चे उठाए हुए, और उन्हें इतना ब्लड शेड देख लिया, इतनी इस्मत दरी हुई। जो पहुँचे ना पाकिस्तान, उनके अंदर एक ट्रॉमा था, नहीं कह सके लेकिन बच्चों में नज़र आता है। तो जनरेशनल ट्रॉमा होता क्या है, इस पर आज मुफस्सल तरीके से बात करेंगे। मैं, आप अगर ऐसे किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो आगे अपने बच्चे को इससे कैसे महफूज रख सकते हैं, आज इस हवाले से बात करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि अपने अंदर के नासूर को छेड़ना जो है वो आसान नहीं है, लेकिन हमें इसका हल भी देखना है। मेरे साथ मौजूद है परवीन अकबर साहिबा, मेरे साथ मौजूद हैं सूफिया खुरम जो कि राइटर हैं, राबिया फारूकी साइकोलॉजिस्ट हैं, सना कमाल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और लाहौर से मैं ज्वाइन करेंगी डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। हम उनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। परवीन आपा कैसी हैं? आप ठीक ठाक हैं? आप सब ठीक ठाक है? आज मैं जो टॉपिक है जनरेशनल ट्रॉमा, लोगों को वैसे यूजुअली लगता है कि जनरेशनल ट्रॉमा शायद, वैसे तो हर चीज़ अब्बा से ट्रांसफ़र होती है, नाम भी सब कुछ, लेकिन जनरेशनल ट्रॉमा की जब बात करते हैं, कोई भी नेगेटिव चीज़ बात करें तो हम कहते हैं कि ये माँ के थ्रू जो है ये जा रहा है, क्योंकि माँ ने बच्चे को कैरी किया। और फिर साइंस भी कहती है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ किसी ट्रॉमा से गुजरी हो या उसने बहुत बुरा टाइम देखा हो, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे पे असरअंदाज करता है। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि ये टर्म ऐसी, मैं आपसे शुरू करूँगी, ये जनरेशनल ट्रॉमा क्या चीज़ है? अच्छा मदीहा, आपने अपने इंट्रो में बहुत अच्छा इसका जो है पहले इंट्रोडक्शन दे दिया है। जनरेशनल ट्रॉमा यही है आसान अल्फाज में, एक ऐसा सानेहा जो कि हो सकता है, फ़र्ज़ करें मेरी वालदा के साथ बचपन में कुछ हुआ है, या फिर उनकी भी वालदा के साथ हुआ है, डायरेक्टली उनके साथ भी नहीं, उनकी वालदा ने या उनके पेरेंट्स ने, चले हम सिर्फ वालदा को नहीं कहते, उसमें वो फीलिंग्स ट्रांसफ़र की, ठीक है, वो उन फीलिंग्स के साथ बड़ी हुई। अब मेरा जब कोई ताल्लुक उनकी हिस्ट्री से नहीं है, मैंने डायरेक्टली वो एक्सपीरियंसेस फेस नहीं किए, लेकिन वो फीलिंग्स मुझ में भी ट्रांसफ़र हो गई हैं, तो ये जनरेशनल ट्रॉमा है। हो सकता है कि आपने ज़ाती तौर पर ख़ुद कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट एक्सपीरियंस नहीं किया, बट थ्रू पेरेंट्स, थ्रू फैमिली वो चीज़ें आप में ट्रांसफ़र हो रही हैं। और अब आप भी पोटेंशियल रखते हैं कि वही चीज़ें आप भी आगे अपनी अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं अपनी टीम के साथ भी अक्सर बैठ के डिस्कस करती हूँ कि अब तो आपको साइंस से बता रही है कि जब एक बच्ची पैदा होती है तो अपने साथ अपनी जो ग्रैंड डॉटर मुमकिन होगी, वो उसकी भी ओवरीज लेके पैदा होती है। सो इज इट जी, ओवरीज भी क्या एक तरह से मीडियम बनता है कि आपके ऐसे ट्रॉमास को आगे मुंतकिल करने का? नॉट जस्ट ओवरीज, हम सारी जेनेटिक्स उसकी बात कर सकते हैं। ट्रॉमा रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि ट्रॉमा जो है वो जेनेटिकली ऑल्टर कर देता है, आपके जीन एक्सप्रेशन को चेंज करता है। तो एक शख्स जो क्रॉनिकली स्ट्रेस में रह रहा है, उसके जीन्स में वो चीज़ आएगी जो कि आगे वाली नस्लों में जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होगी। अच्छा, अब उससे होता क्या है, ज़रूरी नहीं है कि जो एक बच्चा पैदा हो रहा है इस तरह के पेरेंट्स के साथ जो कि लेट से क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते थे, कि वो भी वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करेगा जो पेरेंट्स ने फेस की हैं।
है, लेकिन वो वल्नरेबल जरूर होगा। वो ज्यादा प्रोन चीजें उसको ट्रिगर जरूर करेंगी और वो ज्यादा आप कहें वल्नरेबल होगा, ज्यादा एक उस पे एक वो होगी वल्नरेबिलिटी की, वो ज्यादा आसानी से कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप कर सकता है, ज्यादा आसानी से कोई चीज डेवलप कर सकता है, उसको आसानी से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। हाँ, ये चीजें होती हैं। अच्छा, आपको मुझे पता है, पहले अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो आप लोगों की जनरेशन है, आप लोगों ने प्रोग्रेशन देखी है, कैसे कैसे चीज़ें हर चीज़ में, तो पहले वैसे क्यों इस चीज़ का इतना इदराक नहीं था, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को इदराक था इसका, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही थी इस बात की? इदराक नहीं था, इतना मालूमात थी नहीं बिल्कुल, लेकिन ये होता था कि वो खुद उलझ जाते थे कि ऐसा क्या है, मतलब एक चीज़ आपको पिंच कर रही है, ऐसा क्या है जो समझ में भी नहीं आ रहा। और मेरे अपने साथ मैंने 71 की वॉर देखी थी, तो मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी। और वो जो बमबारियाँ और वो आवाज़ें और वो सायरन और वो ब्लैकआउट और वो सारा कुछ देखा था, तो बहुत सहमी हुई थी मैं। और जहाँ सायरन बजता था, मैं पलंग के नीचे घुस जाती थी खौफ से। और फिर वो आवाज़ें जो आती थी, गो के बहुत दूर था, लेकिन वो आवाज़ तो आती थी ना, आवाज़ आती थी। और मेरा छोटा भाई वो छत पे जाके देखता था, रिफाइनरी पे जब हुई थी बॉम्बिंग हुई थी, तो वो छत पे खड़े होके देखता था, उसको नहीं डर लगता था, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। और वो डर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, मतलब वो ख़त्म हो गई, जंग ख़त्म हो गई, आम मतलब हम अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल हो गए, लेकिन वो एक अंदर था, खौफ था। ज़रा सा कोई चीज़ गिरती थी तो मैं सहम जाती थी। आप तो फिर आपको तो सायरन भी ट्रिगर करता होगा। हाँ, चाहे वो एम्बुलेंस का भी बिल्कुल, वो सायरन, उसका एम्बुलेंस का सायरन, और ज़रा कहीं कुछ धमाका, अगर कोई चीज़ गिर गई तो मैं सहम जाती थी। और ये चीज़ मेरी बेटी में भी आ गई। अब दिल छोटा, वो डरती है, वो उस राबिया को बहुत डर लगता है। और अब जो डर लगता है, तो अब समझ में आया कि ये अब क्यों डरती है, मतलब वो एक चीज़ ट्रांसफ़र हो गई है। और वो जिस तरह मैं ना चाहते हुए भी ट्रांसफ़र हुई है। हाँ, अब आज अभी भी इस एज में भी आके रात को जब मैं लेटती हूँ तो मुझे एक डर सा लगता है अभी भी। और मुझसे कंप्लेन की मेरी बेटी ने भी कि अम्मी रात के वक्त मुझे, जब मैं कहीं बाहर ट्रैवल कर रही होती हूँ, रात के वक्त मुझे डर लगता है। तो मैंने कहा तुम किस चीज़ से डरती हो, क्योंकि मेरा अपना गिल्ट था ये। मैंने कहा किस का, मैं ये सोच के डरती हूँ कि अगर अभी ऐसा कुछ इमरजेंसी हो जाए तो मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं डॉक्टर कहाँ मिलेगा, हॉस्पिटल कहाँ है यहाँ। और ये एग्जैक्टली ये डर मुझे भी होता है अभी भी। मैं ना चाहते हुए भी मतलब अपने आप को बहुत मसरूफ रखते हैं। लेकिन जहाँ अभी मैं शो के लिए गई थी लाहौर, जी, और वहाँ ये हुआ था, जी उस वक्त लाहौर में ऐसे बहुत बुरे हालात थे, बहुत बुरे हालात थे। मुझे बताया वो आपने कैसे किया, क्योंकि वहाँ पे भी सायरन की आवाज़, जी सायरन की आवाज़, धमाका वॉल्टन रोड पे जो हुआ था, शेरेटन में थी, लेकिन क्योंकि धमाका बहुत जोरदार था, नज़दीक था, तो वो मैं तो नींद से उठ के बैठ गई थी। और आप यकीन करें, फ्लाइट्स बंद हो गई थी, और वो सारी चीज़ें मुझे, और उसमें आप अकेली थी, घर से दूर, और वो सारी चीज़ें एक फिल्म की तरह मेरे जहन में, मैं कहाँ चली गई, 71 में चली गई। और मैं सोच रही थी कि मैं अब घर कैसे जाऊंगी। फिर मैं झटक देती थी ख्याल, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे वो चीज़ तंग करती थी कि अगर यहाँ कुछ हो गया। फिर क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और बहुत चीज़ें पढ़ती हूँ, फिर मैंने अपने आप को समझाया कि देखो अगर तो मेरी यहीं लिखी है तो आनी तो यही है, तो ये पेश अज़ मर्ग वावेला की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को समझाना पड़ता है, लेकिन मदीहा वो इतना समझा नहीं पाते आप। और क्योंकि अब चीज़ों का पता चल गया है, अब अवेयर हो गए इन चीज़ों से, अब पता चल गया है, तो अब समझ में नहीं आती बात क्या। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वाकई आपने घर वालों से भी दूर, क्योंकि घर वालों से दूर, मुझसे ज़्यादा मेरे घर वाले परेशान। जिस दिन रात को शुरू हुई है वॉर, मैं उसी वक्त शो करके वापस आई थी, और जब मैंने टीवी खोला तो मैं तो हक्का पक्का रह गई, और रात का वक्त और मैं अकेली और शहर अब दूसरा। देखिए यही खौफ जो आप राबे को बात भी करेंगे, खौफ होता है कि कुछ हो गया तो क्या करें। वो यही बात उसको भी होती है। वो भी गई थी, अपने वेकेशंस पे गई थी,
तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा कैसी हो, ठीक हो? कहा हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है बहुत ही। रात को कहने लगी रात को मुझे बहुत डर लगता है अम्मी, और वो स्वात वगैरह गई हुई थी, स्वात नहीं गई थी, वो गई थी इसी साइड पे, हाँ, नॉर्दर्न एरिया, हाँ नॉर्दर्न एरिया में। तो कहने लगी कि पता नहीं क्या बात है अम्मी, मैं जब कभी बाहर जाती हूँ, मलेशिया भी गई थी, कहने लगी रात को मुझे डर लगता है। मैंने कहा क्या, तुम क्या सोचती हो, तुम घूमने गई? कहा नहीं, मैं घूमने में सारा दिन बहुत बिजी रहती हूँ, लेकिन रात को जब मैं लेटती हूँ तो मैं सोचती हूँ अगर अभी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे बच्चे को अगर कोई तबीयत खराब हो गई, हाँ। मुझे तो पता नहीं है यहाँ हॉस्पिटल कहाँ है, यहाँ डॉक्टर्स कहाँ है, मैं क्या करूँगी अम्मी, मैं रात को बहुत डरती। ये देखिए कितना आपके सामने हम मतलब एग्जाम्पल्स हैं, और बहुत से लोगों को पता भी नहीं कि वो किसी जनरेशनल ट्रॉमा का शिकार है। सोफिया, तो मतलब ये आपको क्या लगता है कि अगर हम क्योंकि देखिए हमारा जो ड्रामा का है मीडियम है, वो बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता, लोगों को उसके थ्रू भी, पहले अगर मैं पीटीवी के ड्रामास की बात करूं, वो तो थे ही सारे ऐसे, तो क्या उनमें भी आपने कहीं देखा कि ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई गई हो? हाँ, ड्रामों के थ्रू बिल्कुल, मेरी बिल्कुल यही ऑब्जर्वेशन है कि स्टोरीज के थ्रू अब तो ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है ऑडियंस में कि कैसे चीज़ कन्वर्ट होती है। बेसिकली जो जनरेशनल ट्रॉमा जो मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है हमारे रवैयों के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है। हमारी जो ट्रीटमेंट होती है टुवर्ड्स आवर चाइल्ड या यंगर सिबलिंग, इनफैक्ट अभी जो मेरा सीरियल नक्श जो ऑन एयर है, उसका भी प्लॉट हमने ये, उसमें जो बड़े भाई की जो जेलसी का रीज़न है वो यही है कि उसका पास्ट ऐसा है कि उसकी मदर की डेथ हुई, बाप ने दूसरी शादी कर ली, तो जब उससे जो बेबी हुआ तो उसको लगा कि मैं तो था और मेरी एग्जिस्टेंस उसने इनसिक्योर फील किया, तो उसने फिर एक जेलसी का रवैया डेवलप किया टुवर्ड्स द यंगर सिबलिंग। और वो अब जो हम स्टोरी चला रहे हैं, हम वहाँ पे चला रहे हैं जब दोनों जवान हैं, दोनों समझदार हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, छोटा भाई बड़े भाई को बड़ा भाई मानता है कि ही इज़ लाइक माई फादर, बट बड़े भाई के दिमाग में वो एक मूवमेंट है कि जब वो था और एक नई एंट्री हो गई। और ये तो उसमें तो हमने इसलिए ये इस्टेब्लिश किया कि एक सौतेली माँ वाला, जबकि माँ अच्छी दिखाई, लेकिन इनफैक्ट रेगुलर हमारी नॉर्मल फैमिली में भी जब यंगर सिबलिंग आता है तब बड़ा वाला जो होता है वो बड़ा इनसिक्योर फील करता है, व्हिच इज वेरी नेचुरल। जैसे मुझे याद है जब मेरी बड़ी दो बेटियां हैं, तो दोनों में 5 इयर्स का गैप है, बट जब मैं डॉक्टर के पास गई थी चेकअप के लिए, उन्होंने पूछा बड़ी, तो उन्होंने मुझे फौरन कहा देखो ये जो छोटी वाली है ना, इसने अभी चीज़ें डेवलप नहीं की हैं, इमोशंस, ये अभी बहुत छोटी, तो बड़ी का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि वो इमोशंस डेवलप कर चुकी है, उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि ये इसलिए आई है कि उसमें कोई मतलब हम उसके साथ सेलिब्रेटिव नहीं थे या हमें कोई कमी थी, ये इसकी जो अराइवल है वो ज़्यादा सेलिब्रेट करे। तुम्हारी बड़ी बेटी को ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए सो दैट सिस्टर बॉन्ड क्रिएट हो। और मैंने उस दिन रियलाइज़ किया कि वाकई हमारे यहाँ जो रिवाज है, बच्चे 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 बच्चे, तो मदर्स जो हैं वो उनकी अपब्रिंगिंग में इतनी बिजी हो जाती हैं, और अपब्रिंगिंग इन अ सेंस के 3 वक्त का खाना देना, स्कूल भेजना, इन दिस बात नहीं करते हम लोग अपने बच्चों से। ये हमने देखे कि माओ के अंदर बड़ी झिझक भी थी। खैर तो अभी जो सोफिया ने बात की वो जो एक बड़ी एक नेचुरल सी फीलिंग है कि जब एक छोटा सिबलिंग आता है तो बड़े वाला थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है कि अब मेरा प्यार, मेरी माँ बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम स्पेशली अगर बात करें जनरेशनल ट्रॉमा की, और ये पर्सपेक्टिव है कि ख़वातीन से ही ट्रांसफ़र होता है, क्या ऐसा होता है कि वालिद की साइड का भी कोई ऐसा ट्रॉमा आप आगे मुंतकिल करते हैं? अच्छा, वालिद की साइड का आप इस तरह मुंतकिल कर सकते हैं जैसे अभी उन्होंने बात करी बिहेवियर से, ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी स्टेज पे वालिद भी कहीं हो सकता है विक्टिम रहे हों इस चीज़ के, लेकिन अब जब स्टेप आता है, उनका एक रोल आता है स्टेप इन करने के लिए, तो वहाँ पर एक चॉइस मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन दैट हर कुछ अरसे में, कुछ सालों में आप हर ख़ानदान में, हर फैमिली में, हर जनरेशन में एक ट्रॉमा ब्रेकर देखते हैं, एक व्हील ब्रेकर देखते हैं, ठीक है, एंड दैट्स सॉर्ट ऑफ अ चॉइस, ठीक है, या तो आप सकम कर लें उन्हीं चीज़ों को, ठीक है, आप या फिर आप थोड़ा सा, और जो ट्रॉमा ब्रेकर्स होते हैं ना, उनकी बहुत बड़ी निशानी होती है, वो ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली होते हैं, थोड़े ऑड लगते हैं, थोड़ा सा आउटस्पोकन, और उनकी सबसे ज़्यादा बेइज्जती होती है, उनको बागी कहा जाता है, बागी कहा जाता है, रिबेलियस उनको बोला जाता है, आउटस्पोकन है, मुंह फट है, खुद गर्ज है, बेसिकली वो ये कर रहे होते हैं, वो अपने, अब अगर फादर की साइड की हम बात करें, मदर की साइड की, दोनों केसेस में
ये जो ट्रॉमा ब्रेकर्स होते हैं, व्हील ब्रेकर्स होते हैं, वो अपनी एक सराउंडिंग देख के सबसे पहले तो अपनी बाउंड्री बनाते हैं ताकि उनका मेंटल पीस वो बरकरार है। अच्छा, जरा हम ट्रॉमा ब्रेकर्स के वाले से मजीद बात भी करेंगे। लाहौर से हमें डॉक्टर नबिहा अली खान भी ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम नबिहा। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सही, ठीक है। बस अभी मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ भी जा रही हूँ। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात कर रहे हैं जनरेशनल ट्रॉमास के हवाले से। डॉक्टर नबिहा अली खान, उन्होंने भी हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। नबिहा, हम जनरेशनल ट्रॉमा के अपने डेफिनेशन के हवाले से बात भी की, मुझे बताएं इसकी अलामात क्या होती हैं जनरेशनल ट्रॉमा की? जी, मैं आपको बता देती हूँ। देखें, सबसे पहले तो हमें देखना ये पड़ता है कि ये ट्रॉमा जो है वो किस तरह से जो है वो आपके अंदर आया है, बिहेवियर की वजह से आया है या फिर आपका जो है वो इसमें प्रोसेस है वो बायोलॉजिकली है कि केमिकल चेंजेस टू डीएनए, ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो काउंट करता है। असल में हमारे बिहेवियर्स कुछ इस तरह के होते हैं, इसमें हमें जब हम हिस्ट्री लेते हैं ट्रॉमा की तो उसमें जो है वो देखा जाता है कि बिहेवियर चेंजिंग्स हैं, बायोलॉजिकली है और इसका जो है वो इफ़ेक्ट क्या है, स्ट्रेस लेवल क्या है, जो सर्वाइवल है, जो सर्वाइव कर रहा है इस ट्रॉमा से, उसका स्ट्रेस लेवल क्या है, और फिर उसका जो एक अटैचमेंट होती है विद चिल्ड्रंस, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि जब आप किसी अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं तो बार बार आप अपने ट्रॉमा का जो है वो जिक्र करते हैं। फिर घर में अक्सर औकात जो बुज़ुर्ग होते हैं वो किसी भी ट्रॉमा से जब गुजरे होते हैं तो वो अपनी फैमिली को बिठा के बाकायदा तौर पे उस ट्रॉमा के हवाले से जो है वो बात भी करते हैं। जब आप इस तरह के इफ़ेक्ट होते हैं चीज़ों से तो ये बहुत काउंट करता है कि आप अपने बच्चों के साथ जो आपका इमोशनली एक अटैचमेंट है वो किस लेवल तक है, हमें ये लेवल भी चेक करना पड़ता है। फिर इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सामने आती हैं वो एंजाइटी और डिप्रेशन की सूरत में होती हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एंजाइटी जो है फैक्टर्स भी हैं, फिर साथ में इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ डिप्रेशंस भी हैं। तो इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है, जिसे आप नस्ली सदमा बोलते हैं, उर्दू में इसको हम जो है वो नस्ली सदमा बोलते हैं। अब ये नस्ली सदमा जो है ये नस्ल से चलता आ रहा होता है और नस्ल मुझे नहीं पता था कि ये जनरेशनल ट्रॉमा का आउटकम है बाइपोलर होना भी। जी बिल्कुल, बाइपोलर भी है इसमें, और इसके अलावा जो है वो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एंजाइटी में मुख्तलिफ़ किस्म की एंजाइटीज़ भी इसमें आ सकती हैं। डिप्रेशन लेवल अगर आपका बहुत बढ़ जाता है तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसे हम MDD कहते हैं, ये भी इसमें जो है वो कन्वर्ट हो सकता है और ये काफ़ी ख़तरनाक होता है। इसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी होता है जिसको हम PTSD कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। इससे ख़ास तौर पे जो है वो अगर आपको न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं तो ये कुछ इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं कि जिन्हें आम बंदा नहीं समझ सकता या आम बंदे को नहीं पता चलता। इवन शिज़ोफ्रेनिया भी। तो आपने PTSD की बात की, सॉरी आपकी बात काट रही नबिहा, लेकिन ये तो उन लोगों के साथ भी होता है, ये ट्रॉमा उन लोगों के साथ भी होता है जो किसी मरीज़ की जो है वो के साथ वो एक लंबे अरसे तक ज़िंदगी गुजारे, जिनके माँ बाप एक लंबे अरसे तक बीमार हैं या वो जिनके घर में कोई एक्सीडेंट हो, तो ये उनके इमोशनली कनेक्शन है ना, इमोशनली कनेक्शन है ना। मैंने आपको वही बताया कि ये इमोशनली कनेक्शन है और इस इमोशनली कनेक्शन में जो है वो इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं उनसे इंसान को गुजरना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो है वो ये नहीं जानते और शायद आज से पहले इतना लोगों को जो है वो ये अंदाज़ा भी नहीं था। लोग जिन्हें बहुत सैर किस्म की बीमारियां समझ रहे होते हैं वो जहनी तौर पे आपके जहन में आती कैसे हैं या वो किस तरह डेवलप होती हैं अंदर, ये डिपेंड करता है कि आपका इमोशनली कनेक्शन जो है वो अपने बड़ों के साथ किस तरह का रहा है। अब इसमें जनरेशनल जो एक जिस तरह जनरेशनल गैप होता है इसी तरह से ये ट्रॉमास भी होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि हम वो बताते हैं, हम वो सुनाते हैं। अब ये हमारे सुनाने पर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ से कितने इफ़ेक्ट हुए हैं। जितने ज़्यादा हम सीरियसली इफ़ेक्ट हुए होंगे उतना ही सीरियस हम अपनी जनरेशन में उसको कन्वर्ट करते हैं। उसमें माओं का किरदार ज़्यादा है या बापों का किरदार भी है उसमें? अच्छा देखिए, बाप का किरदार भी है। ये जो एक जनरेशनल ट्रॉमास होते हैं ये किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन ये ख़वातीन के साथ ज़्यादा इस वजह से होते हैं क्योंकि ख़वातीन जो है इमोशनली बहुत वीक होती हैं और इमोशनली चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो फील करती हैं और हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाती है ना, बहुत जल्दी जो है उनकी फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। मर्द थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेस और डिप्रेशन ज़रा लेते हैं, लेकिन ट्रॉमेटिक अगर आप इसको देखें कि ट्रॉमा में जो है वो जाना तो वो मर्दों के लिए इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ख़वातीन में ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं और ख़वातीन ही बच्चों के साथ ज़्यादा भी अटैच होती हैं। माँ के ज़रिए जो है वो ये ट्रॉमास मुंतकिल होते हैं क्योंकि माँ के साथ बच्चे का एक कनेक्शन होता है, एक तो 9 माह का कनेक्शन, उसके बाद फिर जब वो बाहर दुनिया में आता है तो उसके बाद का कनेक्शन। तो ये सारी अटैचमेंट्स जो हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें देखना पड़ता है कि ये ट्रॉमा जो है वो किस हवाले से है, बिहेवियर के हवाले से है या बायोलॉजिकली है। फिर उसके बाद जो है वो हम सजेस्ट करते हैं कि इसको किस तरीके से
से जो है वो ट्रीटमेंट देना चाहिए और किस तरीके से इससे निकाला जा सकता है। इसलिए मैं अक्सर औकात अब बुज़ुर्गों को कहती हूँ कि अगर आप किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं कि जो आपके लिए भुलाना बहुत मुश्किल है और आप उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि वो अपनी जनरेशन में इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है वो इंडोज करने की कोशिश ना करें। जैसे आप इंजेक्ट करते हैं ना किसी भी चीज़ को, और जितना आप अच्छा इंजेक्ट करेंगे उतना ही अच्छा उसका जो है वो टेस्ट बन जाएगा, उतना ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। ये भी जनरेशन में इसी तरह होता है कि आप जिस तरह का इंजेक्ट करेंगे वैसे ही जनरेशन में इसको जो है वो आप लोगों के साथ ही शोज करते हैं जी, तो आप लोगों की वजह से भी और बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो एम्फेसाइज ये भी होता है कि अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है तो अपने मेंटल पीस के लिए आप उसको डिस्कस करें, क्योंकि हो सकता है कि अगला आपको अच्छा सोल्यूशन दे सके। जी बिल्कुल। तो ट्रॉमा की सिचुएशन में भी क्या यही सिचुएशन नहीं होगी कि अगर कोई चीज़ हमारे बड़े बुजुर्गों को जिसका ट्रॉमा है, क्योंकि हम अभी कभी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे तो वो हमें अपने बचपन की कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे थे जो उनको उस वक्त हर्ट की होती हैं, उन्होंने जिंदगी में इसकी कभी बात नहीं की होती, और अब वो लेट ईयर्स में जाके उसकी बात कर रहे होते हैं, जिससे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी किस एक तरह से तकलीफ या उसको तजब्जुब में गुजार दी, तब वहाँ पे जाके उसका एहसास होता है। अच्छा, तो बात करना ज़रूरी नहीं कि बात ज़रूरी है, बात की जा सकती है, लेकिन बात करने के का तरीक़ेकार डिफरेंट होता है। ट्रॉमा में जो शख्स होता है ना, उसके बात करने का तरीक़ेकार डिफरेंट होता है। वो हर चीज़ को ऐसे जो है वो आपके सामने रखता है जैसे ये बस हकीकत है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। और जब एक ट्रॉमेटिक पर्सनालिटी है तो वो उस ट्रॉमा को जो है वो एक स्टोरी बना के और उस कैनवस पर लेके आता है कि ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। आप बात ज़रूर सुने, आप उनको अच्छा मशवरा भी दें, लेकिन उस चीज़ को अपने ऊपर तारी ना करें। अगर आपकी फैमिली में कोई इस तरह की पर्सनैलिटी है तो आप उसको ये समझा सकते हैं, उसका माइंड चेंज कर सकते हैं, उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग से और पॉजिटिव टॉक से जो है वो आप उनके ट्रॉमा को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप उनके अंदर से एक्सपर्ट के बगैर ये चीज़ निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसका बाकायदा तौर पर ट्रीटमेंट होता है। एक ऐसा फियर है, जैसे हम अभी जो एग्जैक्टली आपने बात की, जैसे परवीन आपा भी कह रही थी कि एक जो फियर उनके अंदर था, वो ना चाहते हुए भी, ना बात करते हुए भी, उन्होंने वो फियर जो उन्होंने 1971 में देखा था, वो कई सालों बाद उनकी बच्ची के अंदर भी वो फेयर आया। तो हम जो अलामात की बात कर रहे थे, मैं आपसे भी ज़रा बात करूंगी कि हम कैसे पकड़ सकते हैं कि ये अलामात हैं, और अभी भी चाहे टीयर्स में भी आप आ गए तो हम इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अलामात जैसे नबिया ने बहुत डिटेल में बताया मदिया, एक ना ट्रॉमा आप समझे फिजिकली आपको अफेक्ट करता है। तो आप जब भी जो भी ट्रॉमा रिस्पॉन्स होगा ना, आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही होगी, आपको बॉडी में कुछ ना कुछ महसूस हो रहा होगा। वो एंग्जाइटी की सूरत में हो, ज़्यादातर लोग एंग्जाइटी रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो किसी पेन की सूरत में हो, हार्ट बीट तेज हो गई, इस तरह की चीज़ें हो, पैल्पिटेशंस हो गई, या तबीयत खराब हो रही है जिसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं समझ आ रहा, या है भी तो IBS या इस तरह की चीज़ें हैं जो कि डॉक्टर भी कह रहे हैं कि भाई आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल कुछ अलामात होती हैं। इसके अलावा अच्छा PTSD वगैरह वो एक बिल्कुल डिफरेंट उसकी तरफ, क्योंकि PTSD में डायरेक्ट ट्रॉमा होना ज़रूरी होता है, लेकिन जो ये वाला ट्रॉमा हम जिसकी बात कर रहे हैं, गिल्ट बहुत ज़्यादा फील होना, शेम बहुत ज़्यादा फील होना, अक्सर आपने देखा होगा बच्चों में, जैसे मैं नबिया की बात को आगे बढ़ाऊंगी, जो उन्होंने कहा ना कि बात करने का भाई एक तरीका होता है। एक हमने सुनी होगी हमारे उसमें अपने पेरेंट्स से कि भाई हम लोग किस तरह से स्कूल और कॉलेज जाते थे, ठीक है। अच्छा, अब उनको आप करती हैं, आप अपने बच्चों के साथ ये बताएं, ठीक है, अब वो यकीनन ठीक है, वो हमारे अम्मा ने किए हैं, ठीक है। अच्छा, उन्होंने वो तकलीफ उठाई भी है, लेकिन बताने का तरीका कि भाई हम तो ऐसे जाते थे और तुम लोग इतनी उसमें हो, ठीक है। अब सब जिंदगी की आसाइश तुम्हारे पास है, तुम लोग इतने चनम बन जा रहे हैं। अच्छा, अब वो क्या है कि वो जो तुम कर दिया, उससे बिला वजह में गिल्ट उस बच्चे में आएगा कि भाई आपने ठीक है जो तकलीफ उठाई, सब कुछ है, उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ ना। लेकिन वो बच्चे का जहन ये चीज़ नहीं समझ सकता, जो एक बड़ा हो रहा है ये समझते हुए कि अच्छा सम हाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल, सम हाउ जो तकलीफ है वो मेरी वजह से हो रही है। तो वो एक गिल्ट प्रोन पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, जो कि उनकी भी इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। अच्छा, अब बच्चा ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट, वो नहीं समझ सकता, वो अपने आप को उस चीज़ से डिटैच नहीं कर सकता। तो एक ये चीज़ है। वहीं अगेन नबिया का ही पॉइंट आगे बढ़ाऊंगी कि ठीक है, हमें बात करना इस पे ज़रूरी है, लेकिन जो बात करने वाले हैं वो भी ये रियलाइज़ करें कि वो किस अंदाज में बात कर रहे हैं, वो मैसेज आगे क्या दे रहे हैं। वो कहीं ये तो नहीं अगले को फील करा रहे कि समहाउ आप बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ जो बुरा हुआ है वो मैसेज ये जा रहा है कि तो इसमें तो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं कहीं आपके पास ट्रॉमास की वजह से आपके अगर तल्ख लहजे भी आपको नॉर्मल लगते हैं, बिल्कुल उनको नॉर्मल लगते हैं। दूसरी चीज़ जिनके साथ हो रहा है,
अब देखिए, अब अवेयरनेस बहुत है, अब ये वो वाले ज़माने नहीं है, अब आप गूगल करके भी बहुत सारी चीज़ें पता चैट लगा सकते जीपीटी हैं। एक दूसरी मामू आगे, पहले गूगल चाचा थे, अब जी, मामू आगे चैट ठीक है। जीपीटी। तो जो लोग ये अब जिसको लग रहा है कि हाँ भाई हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं या पेरेंट ऐसे हैं जो कि इस तरह का कोई ट्रॉमा सर्वाइवर हो सकते हैं, तो आप उनको लेके जाएं हेल्प के लिए, किसी एक्सपर्ट के पास लेके जाएं। एक्सपर्ट्स ट्रेंड होते हैं, हम ये कहानियाँ सारा दिन सुन सकते हैं बगैर उनका इम्पैक्ट अपनी ज़ात पे बहुत ज़्यादा। लेकिन पहले उनको, बड़े बुजुर्गों को ये भी लगे कि हम उनको पागल नहीं समझे, क्योंकि पागल अब नहीं जब समझ भी रहे हैं, हम कहते हैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना है या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, तो असी पागल, असी पागल, ये वो सीधा उसको नाफरमानी पे ले जाते कि तुम लोग नाफरमान, तुम लोग आगे से मुझे समझो। अच्छा, जब हम सास बहू का रिश्ता देखते हैं, वो भी है ना, वो मैं कभी सास भी कभी बहू थी। हाँ, तो देखते हैं कि ड्रामा से भी कि एक बंदी जो कि ड्रामा से भी और लाइफ में भी कि एक बंदी जो कि बहुत अच्छी बहू रही होती है, जिसने अपने काफ़ी मुश्किलात फेस की होती है, बट जब वो सास बनती है तो वो एक मुख्तलिफ पर्सनालिटी एकदम से हो जाती है। वही बात है कि वो जो अपनी कमज़ोरियाँ जो झेला है, जो झेला है, तो वो अपनी बहू पे अप्लाई करना शुरू हो जाती हैं। बाज़ सासों का ये है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के दौर की जो सास है वो खासी कंफर्टेबल रखती हैं बहुओं को, जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज भी आ गई है सासों में, और बहुओं के रवैये भी तब्दील हुए हैं। मतलब मैं अपनी अगर बात करूं, मेरी तो सहेलियां हैं, मेरी बहुएं मेरी दोस्त हैं तीनों, तो लेकिन मैंने वैसे भी देखा है कि अब सारी सख्ती तो आपने अपने बच्चों पे कर दी। बच्चों पे की, तभी तो बीवियां अच्छी हैं। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो ट्रॉमा ब्रेकर के हवाले से जो बात की थी सना ने, मैं ज़रा चाहती हूँ कि हम उसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करें, और आपसे भी, मुझे सोफिया से भी इस हवाले से मज़ीद बात करें, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हम जनरेशनल ट्रॉमा के हवाले से बात कर रहे हैं। 2024 में एक फ़िल्म आई थी, इट एंड्स विद अस, ब्लेक लाइवली की वो फिल्म थी। उसमें दिखाते हैं कि वो लड़की एक तो लोगों पे ट्रस्ट करने से काफ़ी घबराती भी है, और उसके माँ बाप की जो आपस में जो मैरिटल लाइफ थी वो बड़ी डिस्टर्ब थी। बाप माँ से मोहब्बत तो बहुत करता था, लेकिन वो माँ को बहुत कूटता था। फिर उसको बचपन में किसी लड़के से मोहब्बत हो जाती है, तो उसके बाप को पता चलता है, और उसके बाप उस लड़के को भी बहुत मारता है। बड़ा वायलेंस उसमें दिखाया गया है। फिर दिखाते हैं कि वो लड़की जब बड़ी होती है और आगे जाके उसकी शादी जिस सर्जन से होती है, तो वो सर्जन भी उसको लेकर इतना पॉजेसिव होता है कि सर्जन भी उसको मारता है। अच्छा, जब वो अपनी माँ से इस हवाले से बात करती है, तो उसकी माँ ने कहा, तुम्हारा बाप भी तो मुझे मारता था। मतलब उसके लिए वो चीज़ इतनी नॉर्मल थी, वो बहुत दफ़ा मार खा चुकी। फिर उसने कहा कि नहीं, अब मेरी बच्ची भी है, और मुझे अपने बचपन की तरह अपनी बच्ची को वो ज़िंदगी नहीं देनी, जो कुछ मैंने देखा मेरी बच्ची वो नहीं देखेगी। और फिर वो अपने मियाँ से अलहदगी इख्तियार कर लेती है। आप ये मत समझिएगा कि मैं बात कर रही हूँ कि जी डिवोर्स है और आप अपनी मियाँ को छोड़ दें, लेकिन जहाँ पर इतनी बुरी नौबत आ जाए कि आपको जान के लाले पड़ जाए, आपको लगा अगला बंदा आपको मार सकता है, देन इट्स ऑलवेज सेफ टू मूव आउट, अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी। तो तभी फिल्म का नाम था कि इट एंड्स विद अस, और वो एक जनरेशनल ट्रॉमा को ब्रेक कर देती है। और हम बात भी कर रहे थे ट्रॉमा ब्रेकर्स के हवाले से, और ब्रेक में तो हमें ये भी पता चला कि जो ट्रॉमा ब्रेकर्स जो होती हैं वो ज़्यादातर लड़कियां होती हैं। लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि आप इस टर्म को सही तरीके से और डिफाइन कर दें कि हम कैसे ट्रॉमा ब्रेक कर सकते हैं अगर हम चाहें, और क्या किसी का ट्रॉमा हम ब्रेक कर सकते हैं अपने घर में किसी का ट्रॉमा। अच्छा, पहले मैं इंडिविजुअल बात कर लेती हूँ कि ट्रॉमा ब्रेकर्स वो होते हैं जो बेसिकली बहुत जल्दी ही, बहुत अर्ली ऑन इन देयर लाइफ ट्रिगर होते हुए या हुए बगैर, इन बोथ द केसेस, जरूरी नहीं कि पर्सनली कोई चीज़ ट्रिगर करे, ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड करता है। काफ़ी जल्दी इन अलामात को समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, उनका नर्वस सिस्टम उन्हें अलर्ट करता है, एंड देन दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग। हाँ, सबसे पहला सवाल उनका अपने एक इंटरनल प्रोसेस होता है क्वेश्चन करने का। फर्स्ट दे क्वेश्चन देमसेल्व्स, एंड देन दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग, एंड देन दे क्वेश्चन अदर्स कि क्या जो ये हो रहा है क्या ये सही है। दे स्टार्ट कंप्लेनिंग, दे स्टार्ट मेकिंग बाउंड्रीज, दे स्टार्ट स्पीकिंग अप अगेंस्ट इट, एंड दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग अदर्स। अब वहाँ पर दो सिचुएशंस आती हैं कि जब वो दूसरों से सवाल करना शुरू करते हैं इस बारे में, तो दूसरे या तो ऑफेंड हो जाते हैं या ट्रिगर हो जाते हैं। इन बोथ द केसेस जो क्वेश्चन कर रहा है उसको तो उसके जवाब नहीं मिल रहे, क्योंकि या तो सामने वाला ऑफेंस के तौर पे ले गया इसको, या वो ट्रिगर होकर अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पे उतार देगा। फिर इस तरह के लोग मजीद
और ज़्यादा थोड़े एजिटेटेड होते हैं, लेकिन ये एक प्रोसेस है. फाइनली देयर कम्स अ स्टेज वेयर दे स्टार्ट स्पीकिंग अप अगेंस्ट इट, और वो ये समझते हैं कि समझते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि हमारी पर्सनल बाउंड्री, हमारा मेंटल पीस, ये प्रायोरिटाइज हमें करना है, हमें इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. एंड दे ऑल्सो ट्राई टू हेल्प अदर्स. अगर हम घर में ख़वातीन की बात करें तो सबसे पहले वो अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं, सेव करती हैं. लेकिन सबसे बड़ा कर्ज ये है हमारी सोसाइटी में, मैं सिर्फ पाकिस्तानी सोसाइटी की बात नहीं करूँगी, इंटरनेशनली, बिकॉज जिस तरह अभी आपने फिल्म की बात करी कि उनकी मदर ने उन्हें बोला मेरे साथ भी होता, नॉर्मलाइज कर दिया था. तो पीपल एक्चुअली एक्सपेक्ट यू टू पुट अप विद इट. अगर हस्बैंड मार रहा है, पुट अप विद इट. गाली दे रहा है, पुट अप विद इट. रात में 4 बजे तक, रात में 4 बजे तक हस्बैंड, रात में 4 बजे तक हस्बैंड घर नहीं आ रहा, आपको जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा ही होता है दैट यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट विद ईच अदर. यू पुट अप विद इट, क्योंकि आपको बताया ही जा रहा है आपके मदर इन लॉज से भी और मदर से भी कि ये इट्स ओके, इट्स नॉर्मल. तो अब जो ये ट्रॉमा ब्रेकर्स होते हैं, जब ये बोलना शुरू करते हैं तो इनको वैसे ही इनको आप आउटस्पोकन भी कह सकते हैं, लेकिन इनको मुंहफट, बदतमीज, बागी, रिबेलियस, कि हमारी किसी इक़दार की वैल्यू नहीं है, या फिर हमारे ख़ानदान में तो ऐसा नहीं होता, ये अलग से कोई यूं करके, तो वो उसको विक्टिमाइज किया जाता है. अब एज अ सोसाइटी, आप मतलब अपनी सोसाइटी के तौर पर मैं बात कर रही हूँ, आप कोई कॉलीग होकर भी हेल्प कर सकते हैं ऐसे लोगों के, फ्रेंड्स होते हुए भी हेल्प कर सकते हैं, फैमिली में भी कर सकते हैं. डोंट साइलेंस देम, बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग इज नॉट ओनली फॉर देम बट इट्स फॉर प्रोटेक्टिंग देयर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल. बिकॉज वो आप समझे कि एक ट्रॉमा इस तरफ है, वो नहीं चाहते कि वो बैगेज आगे उनका बच्चा भी कैरी करे, एक बैरियर बन के खड़े हो जाते हैं और अपने ऊपर वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल भी होते हैं. आई थिंक दे आर द ट्रू वॉरियर्स, बिकॉज वो एक खड़े होते हैं बीच में से. फर्ज करें आप कहीं अगर कोई गोलाबारी चल रही है इस तरफ, वो बीच में खड़ा हो जाएगा ट्रॉमा ब्रेकर, और वो अपने ऊपर ले लेगा, आगे ना जाए. तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी ये अच्छा. और मैं ये नहीं समझती कि कोई स्पेशल लोग होते हैं. हमारे ख्याल से मेरे पर्सनल हम सभी ट्रॉमा ब्रेकर्स हैं, बिल्कुल, प्रोवाइडेड कि हमें उस किस्म का कल्टिवेटिंग और ऐसा अंडरस्टैंडिंग वाला माहौल मिले कि हम ये कर सकें, और हमें ये बोल के हश ना करा दिया जाए कि ये तो होता है. अच्छा, आप कहती हैं कि ज़्यादातर जो ट्रॉमा ब्रेकर्स होती है वो ख़वातीन है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? अच्छा देखिए, ये वैसे मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये ठीक है, मेरी प्रैक्टिस से भी ऑब्जर्वेशन है, और जिस तरह के सर्कल में उठना बैठना है उसमें भी कि ट्रॉमा ब्रेकर ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं. इसको मैं बैक इस तरह से कर सकती हूँ मदीहा, कि ख़वातीन ज़्यादा इमोशनली अवेयर होती हैं. जब हम कहते हैं ना कि ज़्यादा सेंसिटिव है, तो भाई सेंसिटिव का मतलब क्या है, मैं ज़्यादा सेंस कर सकती हूँ, मुझे ज़्यादा पता चलता है मैं क्या फील कर रही हूँ. नेगेटिव टर्म ले रहे हो, वीकनेस के, और ये बहुत सेंसिटिव है भाई. जो ये बात की कि जो है इमोशनली वीक होती हैं, तो आई डोंट थिंक कि ख़वातीन इमोशनली वीक होती हैं. बेसिकली हमारी सोसाइटी का मर्द इमोशनली वीक है, क्योंकि उसको हमने पाला कैसे, तुम मर्द हो, तुम रो नहीं सकते, तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते. कहाँ कितने घरों में होता है कि भाई गले लगा ले या अब्बा आके गले लगा ले, अब्बा आए ऑफिस से साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस घर में. तो पहले हुआ करता था. तो वो तो अपने जज्बात निकाल ही नहीं रहा ना अंदर से, ना मोहब्बत. उसको सिखाया है तुम मर्द हो तो यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, वरना तुम्हारी बीवी बिगड़ जाएगी, बेटी हाथों से निकल जाएगी, उसको इस तरह परवान चढ़ाया. रो नहीं सकते, प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, तुम अपने वल्नरेबल साइड किसी को दिखा नहीं सकते. अब वो ये सारी चीजें जो उसके अंदर रह गई, उसने गुस्से में और बदतमीजी में उसने ट्रांसफर किया अपनी वाइफ को या अपनी माँ को या अपनी बहन को. ठीक है, अब उन्होंने वो एब्जॉर्ब किया ना, तो जब उसमें से फिर जब वो एब्जॉर्ब करते 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 कोई एक निकलता है जो ये रियलाइज करता है कि दिस इज नॉट नॉर्मल. इनका यूं चीख के बात करना इज नॉट नॉर्मल. हमारे यहाँ बड़े उससे कहा जाता है कि जैसे हम बहुत नॉर्मली अगर कभी बैठे हुए हों और अपने मियाँ की कोई कह दें कि यार इनका तो ये काम है, इतना अच्छा शौहर है तुमने ये कह दिया. अरे भाई, शौहर है तो इंसान ना, वो कभी कुछ गलत भी कर सकता है, वो कभी हमें इग्नोर भी कर सकता है, और हम एड्रेस कर सकते हैं. जैसे बहुत बुरा समझा जाता है ना, अगर मैं ही जाके अपने ससुराल में कह दूं तो मेरी सास कहेंगी कि अच्छा मेरा तो बेटा महान है, और नॉर्मली हर लड़की यही फेस करती है. बिकॉज वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस के जो मर्द है या लड़का है या बेटा है या बाप है, उसमें कोई झोल हो सकता है. अच्छा, ये वो वीक हो सकता है, ये तो सुन ही नहीं सकते. हम इतना परफेक्ट तो कोई भी नहीं है. तो आप भी वैसे इस बात से एग्री करती हैं कि सिर्फ खवातीन नहीं, बंदों के थ्रू भी ये ट्रॉमा बच्चों में जाता है? बिल्कुल बिल्कुल. खवातीन तो हर जगह बहुत आगे हैं. ये विरासत में मिलता है, हमें घर जमीन के साथ ट्रॉमा. जैसे आप ब्रेक में बात करी थी कि आपके हस्बैंड जो है वो हॉस्पिटल जाते हैं, डरते हैं उसकी स्मेल की वजह से. बिल्कुल, बहुत
मुझे याद है कि हम जा रहे थे इस्लामाबाद, हमारी पूरी फैमिली जा रही थी, तो हमने पूरा वो ट्रेन का एक वो पूरा बुक करवाया हुआ था। तो बेटा मेरा बच्चा छोटा था, तो मैं ये सोच रही थी कि इसकी जो फीडर्स हैं वो किस तरह वो होगी। इस्लामाबाद जाना, पिंडी तक सफ़र बहुत लंबा है। तो मैंने एक बोल में ना वो जो टेबलेट होती है उसकी स्टेरलाइज जो करते हैं, हाँ। उसकी एक स्मेल होती है जो हॉस्पिटल की तरह होती है। हाँ। मेरे मियाँ कहने लगे कि ये हॉस्पिटल की स्मेल यहाँ डब्बे पे कैसे आ रही है। मैंने कहा मैंने वो बच्चे की बोतल रखी है उसमें, कहा इसको फेंको मैं बेहोश हो जाऊंगा, फेंको इसको, फेंको। मैंने कहा भाई अब ये अगर डब्बे में बेहोश हो गए ट्रेन में तो क्या होगा। वो मैंने उठा के जाके वॉशरूम में वो किया। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ फैज़ान का, उसकी टांग टूट गई। मैं उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गई, छोटा था तो हॉस्पिटल बहुत करीब था, तो मैं उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गई। मैंने अपने मियाँ को फ़ोन किया, मैंने कहा फैज़ान का एक्सीडेंट हो गया तो आप आए। कौन से हॉस्पिटल में? मैंने कहा हेल्थ केयर में, मैं नॉर्थ में रहती थी उस वक्त। वो आए हैं, उस वक्त तक उसका एक्सरे वगैरह हो गया था कि कहाँ हड्डी कौन सी उसकी ब्रेक हुई है, टूटी, उसकी बीच की हड्डी टूट गई थी। तो इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए बादल नाखास्ता हॉस्पिटल में। वो आए तो उस वक्त डॉक्टर मुझे बता रहा था कि देखिए ये यहाँ से ना उसकी हड्डी यूँ हो गई थी, का ये देखिए ये यहाँ से। मेरे मियाँ आए का किसका एक्सरे? मैंने कहा फैज़ान का। धड़ाम से गिर गए। ओह माय गॉड, गिर गए, फेंट। वो बुलाया डॉक्टर, एक मरीज पड़ा हुआ टूटी टांग के साथ और एक मरीज जमीन पे पड़ा हुआ। अरे मैंने कहा मैंने क्यों बुलाया उनको। वो बुलाया वार्ड बॉय बुलाया, वो उन्होंने उठा के उनको उस पर डाला, दूसरी टेबल पे डाला। वो फैज़ान हंस रहा है ना, छोटा था। हाँ। और वो छोटा हम हंस रहे, हम भी ट्रॉमा, हम अपने ट्रॉमा को ऐसे दूर कर रहे हैं। मुझे भी इतनी हंसी और शर्मिंदगी ना। तो वो लेके एक्सरे लेके वो गए, दूसरे डॉक्टर आए, ऑर्थोपेडिक के थे, वो आए। वो आके उन्होंने देखा का मरीज कौन है? जी मैं तो आया कहूँ ये है। लेकिन ये हालत है। अब आप बताइए, नील उनका बढ़ गया, अंदर की तरफ ग्रोथ होने लगा, तो वो तकलीफ दे रहा था। शूज़ पहनते थे तो वो दबता था, बहुत तकलीफ होती थी। तो मैंने कहा चल के डॉक्टर को दिखा दे। कौन से डॉक्टर को दिखाऊं? मैंने कहा आप चलिए मेरे साथ। मैं उनको लेके गई, डॉक्टर सलीम थे, उनके पास लेके गई। मैंने कहा ये इनका क्या हुआ है, क्या नई स्टोरी लेके आई हो? मैंने कहा ये इनका पैर जो है अंगूठे में ना वो नेल इनका अंदर ग्रोथ कर रहा है। तो उन्होंने देखा, वो सूज भी गया था और तकलीफ बहुत थी। तो उन्होंने कहा कि ये एक हल्का सा कट लगेगा इसमें, और ये निकाल देंगे तो फिर ये ग्रोथ को रोकना पड़ेगा। मेरे मियाँ यूँ सुन रहे हैं ना, कितना कट लगेगा? उन्होंने कहा अब देखना पड़ेगा कि अच्छा मैं आता हूँ। उठ के बाहर चले गए। मुझे तो अंदाज़ा हो गया। मैंने कहा ये इनको फिर वही। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, डॉक्टर साहब कह रहे यार कहाँ गए आपके हस्बैंड? मैंने कहा मैं देखती हूँ। जाके देखा तो गाड़ी में पड़े हुए थे। गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ, ड्राइविंग सीट पे बेहोश। ओह माय गॉड। सिर्फ सुनना, अभी कट तक तो नौबत आई नहीं। It's very dangerous, it's मैंने very पानी की बोतल लेके उन पे डाली। मैंने कहा क्या हो गया है? आपको जल्दी से कट करवा के ऑपरेट करा देना चाहिए। आपने होश में गलत नहीं, आप ऑपरेट करा देंगे। ये तो आपके लिए बड़ा एक इशू है कि खुदा ना उनकी तबीयत खराब होगी तो आप उनको लेके कैसे जाएंगी? वही ना, अब वो पड़े हुए, मैंने पानी वगैरह उन पे डाला। क्या हुआ है? मैंने कहा उस सीट पे बैठे, मैं खुद ड्राइव करूंगी, आपसे नहीं होगा इस वक्त ड्राइव। मैंने कहा क्या हो जाता है आपको? मतलब इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने पता नहीं जिंदगी में आगे और क्या कुछ देखना है, तो दिल मजबूत करें। आप मर्द आदमी, आप इतना कमजोर दिल है आपका। मैं एक औरत जात, मेरे 4 सीजर हो चुके हैं, सिजेरियन बच्चे और आपा के तो बता, एक बार आपा का जब सी सेक्शन हुआ तो आपा का वो सही सुन नहीं हुआ था और आपा को प्रॉपर होश आ गया था मुझे, और वो सारा कट शट सब पता चल गया था मुझे। लेकिन वो ये था कि एनेस्थेसिया
है, जो दिया था उसकी मकदार या कम थी या कुछ ऐसा था, कुछ प्रॉब्लम था। तो वो जितनी देर वो प्रोसीजर होता रहा मैं होश में थी, बस आंख नहीं खुल पा रही थी। और सोचे इतनी तकलीफ। अच्छा, मुझे तो ये ट्रॉमा है, जब सर्जरी होती है तो मुझे लगता है नहीं, मुझे ठीक बेहोश नहीं किया, 1 मिनट नहीं, वो तो बस मैं बोल नहीं पा रही थी और आंख नहीं खुल रही थी, बाकी फील मैंने पूरा किया। ओह माय गॉड, पूरा आपने ऑपरेशन। तो किसी का भी जब आप ये सुनती हैं तो आपको ये खौफ होता होगा कि उसका सही हो, हाँ बिल्कुल, तो आपको इसके अंदर उसका फियर होगा। ये अभी राबिया का जो हुआ था, इसका अभी तो सेक्शन हुआ है ना, तो मैं बड़ी घबराई हुई थी। वाकई बहुत ही मुश्किल। वो आपसे हाँ, वो सारा याद आया मुझे कि मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा, ये इतनी ऐसी वल्नरेबल स्टेज होती है नबीहा, जब मैं अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी भी देखूं तो लोगों की बातें ना उस वक्त आपको पता नहीं चल रहा होता, आपके साथ जो हो रहा है आप बस एक मोड में गुजार रहे हैं। लेकिन बाद में मुझे अब अपने खुद पे हैरत होती है कि मैं तो वो टाइम गुजार आई, मुझे वो बातें क्यों तंग कर रही हैं, मुझे वो बिहेवियर जो है वो क्यों सता रहे हैं। सो क्या ऐसा होता है कि आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तल्ख लहजे जो आपके साथ हादसात हुए हों, इंसिडेंट्स हुए हों, वो आपके लिए एक ट्रॉमा बन जाए और फिर आगे वो अपने बच्चे में भी कहीं ना कहीं आप ट्रांसफ़र कर देते हैं? जी, ज़ाहिरी बात है, आप इमोशनली जितना कनेक्ट होंगे अपनी लाइफ के साथ या अपने ट्रॉमा के साथ, उतना ही ज़्यादा आप जो है वो इसको कन्वर्ट करने में कामयाब भी हो जाएंगे। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि अहमियत ना अल्फाज की होती है, लेकिन असर लहजों का होता है। और आप किसी से सुने भी तो भी आपकी ज़ात पर जो है उसका असर तभी होगा जब उसके लहजे में जो है वो कुछ ऐसी बात होगी कि आपको समझ आ रही होगी। वरना अल्फाज आप जो मर्ज़ी इस्तेमाल करें, उसका असर तभी होगा जब लहजा उसके साथ जो है वो कनेक्ट हो रहा होगा या कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। और दूसरी बात ये कि अगर हम खुद इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो आप जितना इसको फ़ील करेंगे ना, देखिए किसी भी चीज़ को फ़ील करने से वो चीज़ बढ़ती है। आप उसको अच्छे तरीके से फ़ील करेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे, बुरे तरीके से फ़ील करेंगे नेगेटिविटी प्रमोट होगी और आप उसको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगे। वो ट्रॉमा भी हो सकता है आपका, जो आप जनरेशन टू जनरेशन जो है वो कन्वर्ट करते हैं। मैं कहती हूँ ये ख़ानदान में ना तकलीफ़ की एक जंजीर होती है जिसको आप कन्वर्ट कर रहे होते हो, और जनरेशन टू जनरेशन ये जंजीर जो है वो चल रही होती है और आप ये जंजीर बनाते हैं ऑटोमेटिकली। आप अपनी दादी के पास, अपनी नानी के पास बैठ के, फिर अपनी वालदा के पास बैठ के उनके ट्रॉमास को डील करते हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा, पूछने तक, बात को करने तक ठीक है, लेकिन उस चीज़ को अपने ऊपर तारी करना, इमोशनली उसके साथ कनेक्ट होना, उससे इफेक्ट होना, ये खतरनाक हो सकता है। आप किसी और शख्स की इमोशनली बर्डन है, या फिर आप किसी शख्स की फिजिक्स को देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं, जिस्मानी तौर पे भी देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि शख्स किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है। हाँ, ये भी होता है अक्सर औकात, लेकिन ये इतना ज़्यादा केसेस में नहीं सामने आता जब तक आपको कोई बताए ना, या वो इमोशनली जो है वो आपके साथ उस बात को शेयर ना करे, या फिर वो बार बार उस चीज़ को जो है वो दोहराए ना। अक्सर औकात हमारे दोस्त भी ऐसे होते हैं जो अपने किसी पास्ट ट्रॉमा के हवाले से जो है वो आपसे कॉन्टीन्यूस बात करते हैं, या आप पर कोई इल्ज़ाम भी लगाया जा सकता है। मसलन शक की आदत होती है कुछ लोगों को, ये फैमिली टू फैमिली जो है वो कन्वर्ट भी होती हैं चीज़ें, क्योंकि ये भी जेनेटिकली जो है वो साथ साथ चल रही होती हैं। फिर झूठ बोलने की आदत है, फिर जो है वो खौफ है, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोबियाज़ हैं। फिर इसके अलावा जो है वो आपके साथ अगर स्ट्रेस और एंजाइटी चल रही है, आप मुसलसल एंजाइटी का शिकार हैं, तो हो सकता है कि आपकी वालदा में, जैसे भी आप एक फ़िल्म के हवाले से जो है वो बता रही थी कि ये ट्रॉमा जो है वो वालदा ने कहा कि ठीक है मेरे साथ भी होता था तो तुम भी बर्दाश्त कर लो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए हमें। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी मूवीज़ से जो है वो जो उसका कंक्लूजन होता है ना, जो उसका सब्जेक्ट होता है उसको तो हमें देखना चाहिए, लेकिन जो उसका रिजल्ट निकलता है उससे सीखना चाहिए कि ये है क्या और ये किस तरह होता है। हम क्या करते हैं कि पूरी फिल्म देख के उससे सीख लेते हैं और जो उसका रिजल्ट निकलता है उसको जो है वो फरामोश कर देते हैं, या फिल्म का एंड जो है वो देखना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो है वो गलत है। अगर आप कोई मूवी शुरू करते हैं, ये मैं आपको जो है वो साइकोलॉजिकली एक छोटा सा जो है वो टिप दे रही हूँ आपके प्रोग्राम के थ्रू, कि अगर आप कोई फिल्म देखें या कोई ड्रामा देखें तो उसका एंड ज़रूर देखें, क्योंकि एंड में आपको जो है ना वो उससे सबक मिलेगा। आप कभी भी एंड के बगैर जो चीज़ देखेंगे ना, चीज़ का क्लोजर जरूरी है। हाँ बिल्कुल, जो एंड के बगैर चीज़ देखेंगे ना उसका एंड आप खुद जो है वो बना लेंगे। तो इसी तरह अक्सर औकात मन घड़त कहानियों पे मबनी भी ट्रॉमास होते हैं कि जो आपके साथ गुजरा नहीं होता लेकिन आपके किसी रिश्तेदार के साथ गुजरा होता है और आप उसके साथ बहुत कनेक्ट होते हो, तो वो आपको बार बार जो है वो चीज़ें बता रहा होता है। आपको ऐसा शुरू हो जाता है होना कि शायद हमारे साथ ये सब कुछ जो है वो हो चुका है, या मैंने ये कहीं देखा है। इवन कुछ लोग जो है वो ख्वाब में भी इस चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं।
और जितना ज़्यादा आप किसी के साथ कनेक्शन में होते हैं इमोशनली, उतना ज़्यादा इसका इफेक्ट आपकी ज़ात के ऊपर होता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए अगर हम इरानियन सिनेमा की बात करें ना, तो अब आप कहेंगे कि मदिया एकदम से सिनेमा पे कैसे आ गई, तो इरानियन सिनेमा ना बहुत ओपन एंडेड किस्म की फिल्म बनाती है, ठीक है। वहाँ के जो फिल्म की ऑडियंस है दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और तभी आप देखें इनको ऑस्कर्स भी मिलते हैं। और जब आप फिल्म पढ़े होते, बिकॉज मैंने फिल्म पढ़ी है, तो आपको वो फिल्में दिखाई जा रही थी कि आप इनको देखें। तो हर एक के लिए वो ओपन एंडेड फिल्म नहीं बनी, हर बंदा वो इतना स्मार्ट व्यूअर नहीं है। इसलिए जो आपने क्लोजर की बात की, क्लोजर हमारे अपने दिमागी सुकून के लिए बड़ा मैटर करती है। और क्योंकि मतलब एक दिन आपने किताब पढ़ी, आपने देखा नहीं कि एंड में क्या हुआ, तो या वैसे इंसान की नेचर होता है कि यार अच्छा यार उसका क्या हुआ था, अच्छा उसका क्या हुआ था। तो अच्छा आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ऐड करना चाहूँगी। जैसे इन्होंने कहा ना, लाइक मैंने एक सीरियल लिखा था लोग क्या, अच्छा वो स्टोरी डिफरेंट थी। जैसे वो एक सोसाइटल प्रेशर में आके फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से वो सुसाइड कर लेता है, उसमें जो फादर होता है। अब आई वॉज जस्ट 6 year old जब मेरे फादर की डेथ हुई थी। अब जब मैं वो लिख रही थी और जब ये सिचुएशन आई कि वो एक यंग मैरिड लड़की है, उसके छोटे बच्चे हैं, वो कैसे निकल रही है, जो चीज़ें मुझे अपने बाप के डेथ के वक्त पता ही नहीं चली ना। मैं तो 6 साल की थी, मैं तो शायद वहाँ कहीं खेल रही होंगी, मुझे तो पता ही नहीं होगा मेरी लाइफ में क्या हो गया, मेरी माँ ने देखा होगा वो सब। अब वो जो कैरेक्टर था, मीरब नाम था, सहीफा जब्बार ने किया था। जब मैं वो कैरेक्टर लिखती थी, मुझे लगता था मैं अपनी अम्मी से बात कर रही हूँ। मुझे थ्रू आउट द स्क्रिप्ट मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी अम्मी किस फेज से गुजरी होंगी, या हम लोग जो फरमाइशें कर देते होंगे कि हमारे घर में ये फ्रूट क्यों नहीं आ रहा, या मेरा स्कूल क्यों चेंज हो गया, तो ये बातें अम्मी को कैसे हिट करती होंगी। बहुत ज़्यादा वो जो टाइम था मेरा स्क्रिप्टिंग का, बहुत डिप्रेसिव था। फिर लकीली मेरी एक फ्रेंड की यही फील थी, शी इज साइकियाट्रिस्ट, तो उससे मेरी बात हुई, तो शी सेड कि यू आर इन द फेज ऑफ री ट्रॉमेटाइजिंग। जो चीज़ें तुमने उस बचपन में नहीं की। अच्छा, और क्या होता है जब छोटे थे ना हम, मैं बड़ी कैसे हुई, हाँ ये छोटी थी इसको इतना नहीं पता। मैंने हमेशा यही सुना कि मेरे फादर की जो डेथ हुई या जो परेशानियाँ हुई, मैं छोटी थी मुझे नहीं पता, मगर वो मैंने एब्जॉर्ब तो किया होगा ना वो एनवायरनमेंट। कुछ मोमेंट्स हैं जो मुझे आज भी याद हैं, तो वो उस स्क्रिप्टिंग के थ्रू मैंने री ट्रॉमेटाइज किया। और एक तरीके से मैं आपकी बात करूँगी, मुझे ब्रेक लेनी है, और इतनी आपने ऐसी बात की कि लिटरली मैं भी उस तकलीफ में पहुंच गई। क्योंकि बाकी क्लोजर ही दूंगी, बिकॉज़ इट्स वेरी, हमें क्लोजर चाहिए इस बात का, हमें क्लोजर चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरेशनल ट्रॉमा के वाले से हम बात कर रहे थे, और आपने बताया कि जैसे आपने एक कहानी लिखी जिसमें एक शख्स की जब डेथ होती है, और फिर आपने कैसे रिलेट किया कि जब व्हेन यू वर यंग। एग्जैक्टली। तो अच्छा आपको वैसे ये क्लोजर मिला ये स्क्रिप्ट लिखते हुए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि स्क्रिप्ट लिखते हुए मुझे लगा अपनी माँ से बात कर रही हूं। एग्जैक्टली। जब मैंने फर्स्ट तो मैंने खुद रियलाइज़ ही नहीं किया ना कि मैं बहुत ड्रेन हो जाती थी, स्पेशली उस कैरेक्टर मीरब का जो कैरेक्टर था, उसके सीन लिख के जब वो अपने शौहर को याद करती थी, या जब वो बात करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों, मतलब नॉर्मल सी बात है ना, ये मेरा काम है, इट्स अ प्रोफेशन, मुझे लिखना है, लिख के भेजनी है अगले दिन एपिसोड, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी, मैं रुक जाती थी, मुझे बड़ी डिफरेंट फीलिंग होती थी। फिर जब मैंने डिस्कस किया साइकियाट्रिस्ट से, और वो क्योंकि मेरी फ्रेंड भी थी, तो मैंने शायद, मुझे लगता है मैंने बहुत ओपन होकर उससे डिस्कस किया, तो उसने द मोमेंट शी टोल्ड मी कि तुम यू आर इन द फेज ऑफ री ट्रॉमेटाइजिंग, जो चीज़ें तुमने उस वक्त फील ही नहीं की, जो तुम्हारे कॉन्शियस में नहीं है बट तुम्हारे सबकॉन्शियस में वो स्टे कर गई थी उस वक्त, वो तुम में है कहीं, वो ट्रिगर हो गई हैं इसे लिखते हुए, और वो सब कुछ जाग चुका है, वो सारा सीन सब कुछ, एंड नाउ यू आर बिटवीन टू स्टोरी। यस, वो पहले कभी एड्रेस ही नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे सामने तो सबने कहा हाँ ये तो बहुत छोटी थी जब आपकी, इसे नहीं पता, इसे नहीं याद। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे को याद ही ना हो, कि बच्चे का बाप साथ नहीं है, और माँ वो जिंदगी गुजारी ऑफ कोर्स, और बच्चियां तो, हम बड़े घर से एक छोटे फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, स्टोरी में भी सेम वही था। हम मेरे बाबा गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, तो वो फिर वो जो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारा प्रोसेस हमने भी वो पेन देखा था, स्कूल चेंज होना, ये सारी चीज़ें देखी थी, फाइनेंशियल क्रंच, सब कुछ, और वही सेम कहानी थी। अच्छा, और कहानी भी मुझे वो ARY ने दी थी, वो मैंने नहीं क्रिएट की थी, वो टॉपिक मुझे ARY ने दिया था कि हमें इस टॉपिक पे लिखवाना है, लेकिन वो मेरे लिए इतना एक चैलेंज भी था, बट मेरे लिए वो इतना हेल्पफुल रहा
कि बाय द टाइम मैं उसकी वाइंड अप एपिसोड्स तक पहुंची और जब वो मीरब का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के तौर पे आया सामने और जब वो बच्चे, तो फिर वहाँ मुझे हुआ कि नहीं, उसमें एक पार्ट था कि वो दूसरी शादी कर ले या ये सब, तो मुझे था नहीं, ये दूसरी शादी इसलिए नहीं करेगी कि ये नहीं कर सकती, शी कैन, बट वो इसलिए नहीं करेगी कि वो अकेले भी सरवाइव कर सकती है। उस चीज ने मुझे पुश दिया, उस चीज ने मुझे खड़ा किया कि हाँ, स्क्रिप्ट हेल्प यू, आपको स्क्रिप्ट ने बड़ी हेल्प की। अच्छा, मुझे बहुत सारे अब आसपास में चीज़ें देखती हूँ, जब कोविड आया था और कोविड में आपके आसपास के लोग ऐसे जा रहे थे, क्या मतलब खौफ एक तारी हो गया था कि भाई घर में किसी को कोविड ना हो। वो भी एक टाइम ऐसा था कि उसके बाद लगता था कि हमारी वो एक ट्रॉमा बन के हमारे बॉडी में बैठ गया, हमारे दिमागों में बैठ गया और हमें आइडिया नहीं कि हमने उस वक्त क्या क्या चीज़ें देखी। तो आपको लगता है कि कोविड ने भी हमारे कहीं ना कहीं से पास्ट ट्रॉमास को ट्रिगर कर दिया है? बिल्कुल, देखिए ट्रॉमा या कोई भी चीज़ होती है ना मदीहा, पास्ट में आपके कोई इंसिडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, आपको कॉन्शियसली, जैसे इनका है कि कॉन्शियस में नहीं है लेकिन सब कॉन्शियस में वो चीज़ है, प्रेजेंट में होने वाली कोई भी चीज़ वो कड़ी मिला सकती है और आप पास्ट में चले जाते हैं अपने। अब आपको नहीं पता कि जो प्रेजेंट में हो रहा है, यार इसका मेरी इन फीलिंग्स से क्या ताल्लुक है जो मैं इस वक्त महसूस कर रही हूँ, तो ये फीलिंग्स यकीनन पास्ट के किसी इंसिडेंट से आ रही हैं। और ट्रॉमा रिकवरी में ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है सबसे ज़्यादा, कि जिस वक्त भी आप ट्रॉमेटाइजेशन के फेस में है ना, वो आप किसी भी तरह से फील कर रहे हो, आप एंग्जाइटी के थ्रू फील कर रहे हो, आप डिप्रेस हो गए हैं, आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, व्हाटएवर, आपने सेंस ऑफ सेफ्टी लूज कर दिया है। आपका माइंड कहीं ना कहीं उस वक्त सिग्नल ये दे रहा है कि हम सेफ नहीं है, हम सेफ नहीं है, हम खतरे में हैं, हम थ्रेट में हैं, और उस पर आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। जितना जल्दी आप उस सेंस ऑफ सेफ्टी को रिस्टोर कर सकें और ख़ुद को ये एहसास दिला सकें कि नहीं, आई एम सेफ, प्रेजेंट मोमेंट में मैं बिल्कुल सेफ हूँ, उतनी जल्दी आप उन फीलिंग्स को ओवरकम कर सकते हैं और उस स्टेट से बाहर आ सकते हैं। मुझे वैसे बताएं, आपकी मियाँ को इस चीज़ का, जो फियर्स का क्लोजर मिला और आपको क्लोजर मिला, या अभी भी वो फियर साथ है? नहीं, अब बहुत बेहतर है। हाँ, अब बहुत बेहतर है, क्योंकि मैंने उनसे, जब मैं हॉस्पिटल जाती थी, डिलीवरी होती थी, तो मेरे हस्बैंड तो नहीं जाते थे साथ, डर लगता। लेकिन ये बात आपके साथ भी एक ट्रॉमा बन के रह सकती है ना, कि मैंने अकेले किया। हाँ, बिल्कुल। और फिर बाद में टाइम जिस तरह गुजरता गया और उनको एक तरह से, जैसे ये फरमा रही हैं, एक तरह से उनकी काउंसलिंग शुरू की कि भाई ऐसे न करें, मतलब थोड़ा सा हिम्मत लें, ज़िंदगी में पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, मुश्किलात भी आती हैं, कुछ चीज़ें आप ऑल ऑफ द सडन कुछ हो जाता है, तो उसके लिए मेंटली आपको प्रिपेयर रहना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए और हौसला होना चाहिए। तो अब काफ़ी बेहतर है, अब काफ़ी बेहतर है, वो चीज़ उनकी समझ में आ गई। लेकिन आपने कभी से पूछा कि पास में से क्या चीज़ है जिसे नहीं, उन्होंने कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया? क्योंकि हो सकता है कोई आसपास कोई ऐसा शख्स जो उनके बहुत प्यारा, वो हॉस्पिटल गया, और हो सकता है क्योंकि वाकई कुछ ये बचपन के ट्रॉमास होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ये चीज़, आज भी कभी कभी उनको ये होता है कि हॉस्पिटल, यार हॉस्पिटल, ये एक फियर है, ये फियर है। अच्छा, ट्रस्ट इश्यूज में मैंने बहुत से लोगों में देखा, क्योंकि मेरे साहब ने ट्रॉमा रिकवरी के वाले से बात करें, मेरे पास टाइम भी कम है। अब बहुत सारे लोगों जगहों पे मैंने देखा है कि जहाँ पर माँ बाप की शादी कामयाब नहीं होती या फिर बहुत अब्यूसिव रिलेशनशिप होता है, वहाँ पे बच्चे दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। तो क्या ये भी उसी का एक पार्ट है? हाँ, ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, जहाँ पर बच्चे, या तो दो तरीके होते हैं, या दो तरीके से चीज़ मैनिफेस्ट होती है। या तो बच्चे कहते हैं कि हमें शादी करनी नहीं है, उनका इस इंस्टीट्यूशन से एतमाद ही उठ जाता है, तो वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है, शादी करनी ही नहीं है। उसका भी एक वजह ये निकलती है कि शायद, और बहुत सारी लड़कियां जो कि बचपन में, लड़कियां जो बचपन में मोलेस्ट हुए होते हैं, उनको उनके साथ भी तो एक ट्रॉमा है, वो तो एक पूरा पीटीएसडी, जिसको तो पूरा सभी वो भी ना चाहते उसको, तो वो तो एक तो तरीका ये निकलता है। दूसरा ये होता है कि वो शादी कर लेते हैं ऐसे टॉक्सिक माहौल से एस्केप के लिए, या जल्दी चाह रहे होते हैं कि हम जल्दी शादी कर लें, और उसके बाद वो वही चीजें अपने ऊपर हावी होने देते हैं अपनी साइकिल। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है। आप अगर एज अ मदर या एज अ फादर, इवन फादर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप वेदर यू इन द मैरिज और नॉट, अगर आप देख रहे हैं और आपको पता है, एहसास हो गया कि दिस इज व्हाट माय किड्स हैव बीन थ्रू, तो आप उनको बिठा के सिट देम डाउन, हैव अ टॉक विद देम, हैव अ कन्वर्सेशन विद देम कि व्हाटएवर यू विटनेस्ड एंड सॉ इट वाज नॉट राइट एंड इट्स नॉट नॉर्मल। इसको नॉर्मलाइज मत करो। द मोमेंट यू पिक अप ऑन अर्ली क्यूज, दैट्स योर मोमेंट टू एग्जिट राइट अवे। कोई इसमें ना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। तो इतना खुद एतमादी हमें अपने बच्चों को खुद देनी है, ताकि ना वो बिल्कुल
क्योंकि देखें हमारे इमोशनल टाइज भी तो होते हैं ना, उनसे बंधे रह जाते हैं। बड़ी खतरनाक है। अगर आप बिल्कुल ही अगेंस्ट खड़े हो जाएं कि हमें शादी ही नहीं करनी है, एक बिल्कुल एतमाद ही हट जाए, तो अच्छा वो सिर्फ शादी पे नहीं, आपका हर किसी चीज से एतमाद हट जाएगा। तो उनको काउंसिल ऐसा करें कि वो दे आर समवेयर इन द मिडिल, कि उनको पता हो कि ये हमारे राइट्स हैं, वायलेट नहीं होंगे, बट येट वो थोड़ा सा कुछ अरसे बाद वो क्लोजर मिल जाए और हील हो जाए कि वो दोबारा ट्रस्ट कर सकें। नबिहा कैसे हम ट्रॉमा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अभी? थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी। देखिए शादी, क्योंकि क्या होता है पेरेंट्स का रिलेशनशिप ना बच्चे के लिए प्रोटोटाइप होता है कि भाई रिलेशन ऐसा होता है एक मर्द और औरत के बीच में, जैसे पेरेंट्स बाप जो है वो रोल मॉडल होते हैं। तो अब होता क्या है, उस रिलेशनशिप की वजह से आपको नहीं पता, आप में एक बिलीफ सिस्टम बन गया है, वो बिलीफ सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर है, वो नज़र नहीं आता आपको, मगर वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ को गवर्न करेगा। तो जैसे इन्होंने बात की ना कि अक्सर ये भी होता है कि वो जल्दी शादी करते हैं इस माहौल से एस्केप करने के लिए, मगर वो सेम पैटर्न रिक्रिएट कर देते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका सॉफ्टवेयर आपको एग्जैक्टली वही क्रिएट करके देगा जो आपका घरों से लिटरली भागने, जो जिनकी घर का बड़ा टॉक्सिक माहौल होता है, वो घरों से भागते हुए किसी ऐसे ही लड़के का चुनाव कर लेती हैं जो कि मजीद उनकी जिंदगी, मजीद उनकी जो जिंदगी है वो खराब कर देते हैं। नबिहा, हम इस ट्रॉमा से कैसे खुद को निकाल सकते हैं? देखें, वो किताबों में दर्ज था ही नहीं, वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक ज़माने ने। ज़माने से जो सबक आप सीखते हैं ना, वो किताबों में दर्ज नहीं होता, और ना आप किताबों से कब सीख सकते हैं। ये एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके। अगर आप अपने ट्रॉमा को हील करना चाहते हैं ना, तो चंद चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो आपने ख़ास तौर पे अपने साथ जो है वो रखनी है। इसमें सबसे पहले तो आप सपोर्ट को एक्सेप्ट करना सीखें। आपके इर्द गिर्द के जो लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके ट्रॉमा के बारे में आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं, वो लाजमी सपोर्ट अपने साथ जो है वो रखें। दूसरे, आप राइट हेल्प लाजमी लें, क्योंकि राइट टाइम पे राइट हेल्प ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है जो इस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। फिर आप ख़ास तौर पे जो है वो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करें, आप उनके साथ कनेक्ट रहें। कोई आपके बहुत अच्छे लोग, बहुत पॉजिटिव लोग जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। नेगेटिव लोगों से आपने कोरोना टाइप लोगों से साइड पे रहना है। आप अभी कोरोना का जिक्र कर रही थी, हमारे इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो कोरोना टाइप होते हैं, तो इनसे महफूज रहने में जो है वो ज़िंदगी होती है। फिर आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल मूवमेंट के बगैर आप ट्रॉमा से नहीं निकल सकते। एक ही जगह पे बैठे रहना, एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहना, OCD भी जो है वो इसी तरह से 60% लोगों में OCD भी जो है वो इसकी वजूहात जो हैं वो ये ट्रॉमेटिक होती हैं। फिर वर्क विद योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स के साथ आपने काम करना है, खुद करना है, सेल्फ केयर करनी है, आपने अपना ख्याल खुद करना है, अपनी फीलिंग्स को जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट करें। ट्रॉमा गुजर गया, गुजरी हुई बात है, उस तकलीफ़ और अजियत के साथ अपने ख़ानदान को मत जोड़ें, एक चेन बनाने की कोशिश मत करें अजियत की। दूसरी बात कि आपने इसको जो है वो रिसाइकिल नहीं करना अपनी लाइफ में, कि आप जिस भी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उसको दोबारा से आप जो है वो रिक्रिएट करना शुरू कर दें। इसको अवॉइड करें अपनी लाइफ में। जो लोग भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, अगर वो इन चंद बातों पर अमल कर लेंगे तो मैं समझती हूँ कि आप अपने ट्रॉमा को हील कर सकते हैं और आप अच्छी साफ़ सुथरी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ये जेनेटिकली जो ट्रॉमा आपका जो है वो चेन टू चेन बनता है, इससे भी आप काफ़ी हद तक निजात हासिल कर लेंगे। अपनी जनरेशन को अपनी अच्छी बातें, अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स और अपनी बहादुरी के किस्से सुनाना एक अच्छी बात है, लेकिन अपने दुख को जो है वो उतना ही शेयर करें जितना आप अपने माइंड पे काम करते हैं। देखिए, हमारे माइंड में मेमोरीज हैं, ये जैसे हमारे फ़ोन में मेमोरीज होती हैं, जब मेमोरी फुल हो जाए तो आपको उसमें डिलीट करना पड़ता है। इसी तरह माइंड मेमोरीज में भी कुछ नेगेटिव चीज़ें डिलीट करेंगे तो आप इस ट्रॉमा से बहुत आसानी से जो है वो निकल जाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे, बहुत सारी विंडोज़ खुली रह जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, पास्ट में जाएंगे आप, मेमोरीज में बार बार पास्ट में बार बार वही एक्सपीरियंस, तो आपके बॉडी मसल्स आप रीमेमोराइज कर रहे हैं ना, वो क्लोजर बहुत ज़रूरी है। जब आप हाँ। अपने लैपटॉप पे आप बहुत ज़्यादा विंडोज़ खोल लेते हैं, हाँ। और जब इतनी ज़्यादा विंडोज़ खुली होती है तो आप देखते हैं कि आपका लैपटॉप स्लो हो जाता है, आपकी मशीन स्लो हो जाती है। हाँ। जब आप सबको बंद करेंगे तो आप एकदम से रिफ्रेश हो करेगा सिस्टम, तो फिर सिस्टम तेज़ भागेगा। तुम्हारा दिमाग भी ना एग्जैक्टली उसी मशीन की तरह है। अगर इतने महाज दिमाग में खोले हुए होंगे बिल्कुल, तो वो क्लोजर आप कैसे मिलेगा? मैं बस आपसे एक जुमले में टिप लेके फिर लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगी कि आप क्या समझिए कि हम कैसे इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। आप क्योंकि आपका सब तजुर्बा सबसे ज़्यादा है। हाँ, नहीं, ब्रेक कर सकते हैं वही अपने, एक तो एतमाद की कमी भी है, बच्चों को एतमाद दिलाएं। अगर आप इस ट्रॉमा से गुजरे हैं तो उनको बचाने के लिए उनसे वो बातें करें जो आपने एक्सपीरियंस किया है, वो बातें ना छेड़ें,
उनको एक नई जिंदगी का रास्ता दिखाएं और खुशियों वाली जिंदगी का रास्ता दिखाएं, उनको डिप्रेशन की तरफ लेके ही न जाए। जिस चीज़ों से आप डिप्रेस्ड हुए वो उनको सुनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जाहिर है औलाद है, औलाद अगर माँ की कोई दुख भरी कहानी सुनेगा तो ज़्यादा फील करते हैं। तो वो जो आपने गुजार लिया है उसको गुजार। माओ को भी चाहिए कि माएँ ना जब घर में, ठीक है, आपके और आपकी मियाँ के दरमियान जो भी चीज़ होती है ना वो अपने तक और कमरे तक ही रखें। माएँ भी बहुत सारी चीज़ें ना चाहते हुए अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर देती हैं बाप के ख़िलाफ़ भी, और फिर पूरी ज़िंदगी बच्चा वो बाप को इज्जत भी नहीं दे सकता और बहुत सारी रिलेशनशिप मुतनफ़िर हो जाता है, पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है। तो कुछ चीज़ें दिल तक रखें और जहाँ मदद ना मिल रही हो वहाँ पे बात करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखें। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।